नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इजी कॉमर्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। यदि आप सभी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को दोस्तों इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने इस बार इकोनॉमिक्स सिलेबस में कोई चेंज किया है या फिर नहीं किया, या फिर सीबीएसई ने लास्ट ईयर का सिलेबस ही आपको उठा करके सेम दे दिया है। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप सभी सिलेबस को जान पाएं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो 80 मार्क्स है वो थ्योरी का पोर्शन होता है और जो 20 मार्क्स है वो आपका प्रोजेक्ट का पोर्शन होता है। और जो दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होता है ये आपका 3 घंटों का होता है। इकोनॉमिक्स में आपके पास सेशन 2020 और 21 में 2 बुक्स होंगी। पहली बुक आपके पास जो होगी वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास टोटल 5 यूनिट्स होंगे और इंडियन इकोनॉमी में आपके पास टोटल 3 यूनिट्स होंगे। दोनों बुक्स को मिलाकर के आपके 80 मार्क्स बनते हैं। इंडिविजुअली ये बुक्स आपकी 40 मार्क्स की हैं और ये आपकी 8 यूनिट आपको पूरे साल में कवर करना है। अब क्योंकि दोस्तों देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के कारण स्कूल्स नहीं खुले हैं, तो दोस्तों आपको कम समय में ज्यादा काम करके सिलेबस को कवर करना होगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स को गेन कर पाएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको हर एक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों पहला यूनिट आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो यह आपका 10 मार्क्स का है। इसको आपको 28 दिनों में कवर करना होगा। इसमें आपको व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यह आपको टॉपिक पढ़ना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको मूलभूत सिद्धांत पढ़ने हैं समष्टि अर्थशास्त्र के, जो होंगे कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लोज, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इन सभी चीजों को आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। और इसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। कोई भी देश अपने राष्ट्रीय आय को कैसे कैलकुलेट करता है, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे करता है, उन सभी वीडियो को हम बात करेंगे। तो दोस्तों नेशनल इनकम को निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, जो है आपके प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इन तीनों मेथड का यूज करते हुए हम नेशनल इनकम को निकालना सीखेंगे और मैं आप सभी को बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि नेशनल इनकम हम इन तीनों मेथड का यूज करते हुए कैसे निकाल सकते हैं। इसी यूनिट में आगे बात करें तो हम पढ़ेंगे जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर, और एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत पर। और इसी यूनिट में आपका एक इंपोर्टेंट टॉपिक आता है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एंड वेलफेयर। इन्हीं सभी चीजों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। यह आपका 10 नंबर का होगा। सेकंड यूनिट जो है दोस्तों वो है मनी एंड बैंकिंग। इसमें आपको मनी का मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी क्या चीजें होती हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ये टॉपिक आप इस यूनिट में कवर करेंगे। और मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण या मुद्रा सृजन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को हम समझेंगे इस यूनिट में। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, केंद्रीय बैंक और उसके कार्य को हम समझेंगे, जो होते हैं बैंक्स ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, इन चीजों को हम समझेंगे। आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो साख नियंत्रण देश में कैसे करता है, उसके कौन कौन से हथियार होते हैं साख को नियंत्रित करने के लिए, वो है बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों ये चीजें आप सभी को अभी पता नहीं होंगी शायद, क्योंकि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। आने वाली वीडियोस में हम आपको ये एक एक चीजें आपको अच्छे से क्लियर करके बताएंगे, ताकि आप 12th एग्जाम अच्छे से दे पाएं और इन फ्यूचर अगर आपको इन चीजों की जरूरत पड़े तो आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। और ये जो सेकंड यूनिट था आपका, ये आपका 6 नंबर का है और ये आपको 15 दिनों में कवर करना है। मैक्रो का जो तीसरा यूनिट है दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का निर्धारण, ये आपका 12 नंबर का है। इसको आपको 27 दिनों में कवर करना होगा। और इस यूनिट में आप पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, समग्र मांग और उसके घटक क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत और उपभोग की प्रवृत्ति हम इस चीज में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, मीनिंग होते हैं, इन चीजों को हम कवर करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, अधिमांग और निम्न मांग की समस्या, मेजर टू करेक्ट देम,
चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई। सरकार अधिक मांग है न्यून मांग को कौन कौन से चीजों को अपना करके कंट्रोल करती है, इन चीजों को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जो आपकी 4th यूनिट है वो आपकी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये आपकी 6 नंबर की है। इसको आपको 15 दिनों में कंप्लीट करना होगा। इसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या है और घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इसमें हम फर्क जानेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में, और साथ ही हम ये भी फर्क जानेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। और इसी यूनिट में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, यानी कि सरकार का घाटा, जिसे हम बजट घाटा भी कहते हैं। इसके प्रकार के हम बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और उसके मतलब के बारे में। दोस्तों ये जो आपका 4th यूनिट है ये 6 नंबर का होगा। इसको आपको 15 दिनों में कवर करना है। मैक्रो का जो दोस्तों लास्ट यूनिट है और 5th यूनिट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान शेष। इस यूनिट में हम बात करेंगे बीओपी का मतलब क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कि घटक कौन कौन से हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बीओपी घाटा का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, विदेशी विनिमय दर हिंदी में कहते हैं, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इन चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। खुले बाजार में, ओपन मार्केट में या फ्री मार्केट में एक्सचेंज रेट का निर्धारण कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट इस यूनिट में कवर करेंगे। ये आपको 6 नंबर का एग्जाम में आएगा और ये आपको पूरा टॉपिक है 15 दिनों में कवर करने को सीबीएसई ने कहा है। जो आपकी दूसरी बुक थी इंडियन इकोनॉमी, उसका जो पहला यूनिट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 6th यूनिट है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर के 1990 तक एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। दोस्तों इस यूनिट में हम बात करेंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था के हालात क्या थे, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना जो 5 साल की होती है, तो उसमें कौन कौन से देश के विकास के लिए प्लान बनाए गए थे, कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित हम चीजों को पढ़ेंगे, इंडस्ट्री से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे, और फॉरेन ट्रेड, यानी कि दोस्तों मोटा मोटा इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, इन 3 टॉपिक को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और साथ ही इस यूनिट में हम बात करेंगे 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, यानी कि 1947 से लेकर के 1990 तक देश में एलक्यूपी चलता था, यानी कि लाइसेंस कोटा परमिट, जिसको बदल करके 1991 में एलपीजी कर दिया गया था, जो होता है लिबरल ग्लोबल प्राइवेट। एलक्यूपी से एलपीजी का सफर हम पढ़ेंगे। और जो आपकी 7th यूनिट है इंडियन इकोनॉमी की दूसरी यूनिट, और ये जो 7th यूनिट है आपकी सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है, ये आपकी 22 नंबर की होगी और इसको आपको 60 डेज में कवर करना होगा। इसमें हम बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास, इन सभी टॉपिक्स को हम इस यूनिट में कवर करेंगे, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है, आपको 22 नंबर का आएगा और ये आपको 60 डेज में कवर करना है। पूरे सिलेबस का जो आखिरी यूनिट है, इसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, भारत के विकास का अनुभव, और साथ में हम एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे अपने पड़ोसियों के साथ, जो है पाकिस्तान और चीन। इसमें हम किस किस आधार पर तुलना करेंगे, वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे, पॉपुलेशन पे हम कंपेयर करेंगे, सेक्टरल डेवलपमेंट, किसी भी देश में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों आधार पर हम कंपेयर करेंगे। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, इन बेसिस पे हम इसको कंपेयर करेंगे। दोस्तों ये आपके पूरे सिलेबस में 8 यूनिट थे। जब आप इसको कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो आपका 80 मार्क्स एग्जाम पर्पज से कवर हो जाएगा। और जो बचे हुए 20 मार्क्स थे, उसको आपको प्रोजेक्ट बनाना है किसी भी टॉपिक पे, जो आपको स्कूल में दिया जाएगा नवंबर के आसपास, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा, और इसको आपको 20 ही डेज में कवर करना है। आगे आपको मैं बता देता हूँ, सीबीएसई ने कुछ बुक्स प्रिस्क्राइब की हैं। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये आपकी क्लास 11th की बुक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी क्लास 12th में अब आ चुकी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपकी क्लास 11th में चली गई है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्लास 12th के लिए है। और दोस्तों सीबीएसई भी आपको सजेस्ट कर रही है, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा सप्लीमेंट्री बुक्स के लिए, जो आपको सीबीएसई प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बुक आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ज्यादातर जो सीबीएसई
एग्जाम कंडक्ट करती है वो सप्लीमेंट्री बुक से ही कंडक्ट करती है। सिलेबस के साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है इस साल का, यानी कि सेशन 2020 से 21 का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ आपका इस हिसाब से होने वाला है, जिसमें आपके 44 मार्क्स रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन से होंगे जो आपके पूरे एग्जाम का 55% होगा, और अप्लाइंग सेक्शन से जो आपके 80 मार्क्स आएंगे जो आपका 22.5% होगा। एनालाइजिंग एंड इवेल्युएशन एंड क्रिएटिंग इस सेक्शन से आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो भी आपका 22.5% का होगा। इस तरीके से आपके 80 मार्क्स बनते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा जो आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है, और 20 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ चुके होंगे, आप सभी जान चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। दोस्तों आप फिक्र न करें, आने वाले समय में इन सभी टॉपिक्स पे हमारी वीडियो आने वाली है। आप तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सीबीएसई के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को जान पाए और वो समझ पाए कि कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है और कौन सी चीजें हमको नहीं पढ़नी। यदि आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो दोस्तों फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।